Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Students, welcome to Rigorous Mathematics and welcome to the lecture series of Functional Analysis. Today I am going to discuss lecture number 4 of Functional Analysis. In lecture number 1, I discussed the definition and proved further that every norm space is a metric space. In the very next lecture, I proved that the norm function, which is assigning a vector a real number, is continuous. In the third lecture, I had proved a special property being possessed by the metric induced by the norm. And in lecture number 4, I proved that the addition of vector space equipped with some norm is uniformly continuous. So it means it is lecture number 5 today. Okay? So students, आज का जो थ्योरम है जो हमने करना है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ अ थिंग. कहता है कि अगर कोई नॉन लीनियर स्पेस है, लीनियर बताना जरूरी नहीं है, लीनियर स्पेस मींस कि देयर इज सम स्ट्रक्चर ऑफ वेक्टर स्पेस. तो जो फंक्शन है g फ्रॉम f, अब ये f बेसिकली उस लीनियर स्पेस की फील्ड है, यानी नॉर्म का स्ट्रक्चर जिस वेक्टर स्पेस पे आया है वो वेक्टर स्पेस किसी फील्ड के तहत बना है, तो ये f बेसिकली वो फील्ड है. ठीक है, ये इस कॉन्टेक्स्ट से वाज़ेह है. और ये f क्रॉस n से एलिमेंट्स लेकर कहां असाइन हो रहे हैं? n के अंदर. दिस इज बेसिकली द डेफिनेशन ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन. वेक्टर स्पेस में दो स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक एडिशन होती है और एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन होती है. यानी कि एक कार्टेशियन प्रोडक्ट को डोमेन मान लो और पहला एलिमेंट कहां से आ रहा है? फील्ड का होगा और दूसरा एलिमेंट कोई वेक्टर होगा. ठीक है, ऑब्वियसली वेक्टर स्पेस बन चुका है. तो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या कर रही है? उस स्केलर को वेक्टर के साथ इस अंदाज में जोड़ रही है, एसोसिएट कर रही है, लिंक कर रही है कि आपका जवाब वापस कहां जा रहा है? n के अंदर. ये खासियत किसकी है? स्केलर मल्टीप्लिकेशन की है. तो आज का टारगेट क्या है कि जिस तरह पिछले लेक्चर का टारगेट था कि प्रूव करें कि नॉर्म स्पेस के अंदर जो एडिशन मौजूद है वो एडिशन यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस है. तो इसी तरह आज के लेक्चर में हमारा क्या मोटो होगा कि नॉर्म स्पेस के अंदर जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है इट इज कंटीन्यूअस. वहां यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी थी, यहां सिर्फ कंटिन्यूटी है. यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी इज अ स्पेशल काइंड ऑफ कंटिन्यूटी and once the function is uniformly continuous it is also continuous. But if a function is continuous, its uniform continuity is not ensured from this fact. वो देखना पड़ता है. बहरहाल वो हमारा टॉपिक नहीं है. तो अब जब आपने कंटिन्यूटी प्रूफ करनी है तो या तो आप डेफिनेशन अप्लाई करें या फिर आप कोई ऐसा थ्योरम अप्लाई करें जो कंटिन्यूटी प्रूफ करने के लिए क्या होता हो? वैलिड होता हो. ठीक है, हम एक सीक्वेंशियल क्राइटेरिया ऑफ कंटिन्यूटी यूज कर लेते हैं जो इन टर्म्स ऑफ मैट्रिक्स स्पेसेस प्रूफ भी किया जाता है और यूज भी किया जाता है. अब आप सोच रहे होंगे कि थ्योरम नॉर्म स्पेस का है, तो व्हाई ही इज यूजिंग द नोशन ऑफ सीक्वेंशियल क्राइटेरिया ऑफ कंटिन्यूटी इन टर्म्स ऑफ मैट्रिक्स स्पेसेस. इट इज अ वेरी वेरी फेमस क्राइटेरिया ऑफ कंटिन्यूटी इन मैट्रिक्स स्पेसेस. बट एज वी ऑल नो कि हर नॉर्म स्पेस एक मैट्रिक्स स्पेस है, सो दैट इज व्हाई it is logical, it is 100% correct to use sequential criteria of continuity in terms of matrix spaces. Okay, तो मैं इस थ्योरम को लिखा हुआ है मैंने. हम इस थ्योरम को अंडरस्टैंड करते हैं कि ये क्या कह रहा है कि अगर x और y दो मैट्रिक्स स्पेसेस हैं और दो मैट्रिक्स स्पेसेस के दरमियान अगर एक फंक्शन मौजूद है, f का नाम दे दिया गया. ठीक है, तो f कंटीन्यूअस होगा डोमेन के किसी पॉइंट a के ऊपर. ऑब्वियसली बात है, जब पूरी डोमेन पे कंटिन्यूटी प्रूव करनी है तो किसी एक आर्बिट्रेरी पॉइंट को लेके चूज किया जाएगा. ठीक है, अगर वो जनरल वे में वहां पर होल्ड कर रही होगी तो इट मींस यू आर डन. कहता है कि f कंटीन्यूअस है एट पॉइंट a पे. अब इसका फायदा क्या है कि आपको डेल्टा एप्सिलॉन डेफिनेशन की तरफ जाने की जरूरत नहीं है. डेल्टा एप्सिलॉन डेफिनेशन is not always easy to apply. It is not always user friendly. ठीक है, तो इसीलिए थ्योरम्स बनाए जाते हैं ताकि आपके पास अल्टरनेट क्राइटेरियाज हो चीजों के अप्लाई करने के लिए, उनको फाइंड करने के लिए. तो दो मैट्रिक्स स्पेसेस के दरमियान एक फंक्शन है और ये फंक्शन कंटीन्यूअस होगा किसी पॉइंट a के ऊपर. कब? इफ एंड ओनली इफ
यानी अगर ये नीचे वाली बात होल्ड करे तो वो कंटिन्यूअस हो जाएगा, और अगर कंटिन्यूअस हो तो ये चीज होल्ड कर रही होगी। अब मुझे क्या प्रूव करना है यहां पर अपने फंक्शन को, मुझे अपने फंक्शन को कंटिन्यूअस प्रूव करना है। इट मींस मैं समहाउ इस चीज को साबित करने की कोशिश करूंगा, और जब मैं इस चीज को साबित करने की कोशिश करूंगा तो इसको साबित करने में जो अजम्पशंस मुझे लेनी है वो ट्रू मानकर चलूंगा। इट इज वेरी टेक्निकल वे of explaining the things, because normally students इस चीज के ऊपर क्या हो जाते हैं, वो परेशान होते हैं कि अगर इस चीज को प्रूव करना है तो फिर ये सर सपोज क्या कर रहे हैं। तो देखें इस स्टेटमेंट को समझें, फॉर एनी सीक्वेंस इन x कन्वर्जेस टू a, वो कहता है कि अगर किसी पॉइंट पे कंटिन्यूटी साबित करनी है तो उस स्पेस के अंदर चेक करो जितने भी सीक्वेंसेस होंगे। अब जाहिर है वो एनी सीक्वेंस की बात कर रहा है तो सबकी बात होगी, वो तमाम सीक्वेंसेस जो ए को कन्वर्ज करते हो उनकी इमेजेस से जो सीक्वेंसेस बनेंगे y के अंदर, ऑफ कोर्स x1 सीक्वेंस, xn सीक्वेंस है कहां पर, x के अंदर, तो x1 x का एलिमेंट है, x2 x का एलिमेंट है, एंड सो ऑन। तो जो इमेजेस हैं f ऑफ x1 ये कहां पर है, ऑब्वियसली कोडोमेन के अंदर है, ठीक है। f ऑफ x2 ये भी कोडोमेन के अंदर है, एंड f ऑफ xn इन जनरल सारे के सारे पॉइंट्स कहां पर हैं, कोडोमेन के अंदर हैं। तो सीक्वेंस की जो इमेजेस आपने ली वो कहां पे सीक्वेंस दे रहा है, वो y के अंदर सीक्वेंस दे रहा है। वो कहता है कि वो तमाम सीक्वेंसेस जो a को कन्वर्ज करते थे उन सीक्वेंसेस की इमेजेस से जो सीक्वेंसेस बनेंगे वो किसको कन्वर्ज करने चाहिए, वो a की इमेज को कन्वर्ज करने चाहिए अंडर दिस फंक्शन। यानी अगर xn a को कन्वर्ज कर रहा है तो f ऑफ xn किसको करेगा, a की इमेज यानी f ऑफ a को। तो ये क्राइटेरिया मैंने यहां पर इस्तेमाल करना है। तो अब मैं क्या कोशिश करूंगा, देखें जब ये साबित करना है तो इतनी बात तो माननी पड़ेगी ना कि आप कोई आर्बिट्रेरी सीक्वेंस लो, ठीक है, जो मतलब कि आपने क्या करना है, अब इसको किसी आर्बिट्रेरी पॉइंट के ऊपर कंटीन्यूअस शो करना है। जाहिर है हर पॉइंट पे अलग अलग लेके तो नहीं करेंगे, किसी आर्बिट्रेरी पॉइंट के ऊपर जो कंटीन्यूअस लेके पॉइंट को लेके जब कंटिन्यूटी प्रूव करनी है तो आपने उस जनरल आर्बिट्रेरी पॉइंट को कन्वर्ज करने वाले सारे सीक्वेंसेस की एक जनरल रिप्रेजेंटेशन लेनी है, ठीक है। आपने इन जनरल कहना है कि जी ये एक सीक्वेंस है जो कि कन्वर्ज कर रहा है उस पॉइंट को, और वो उस सेटअप के अंदर तमाम सीक्वेंसेस को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, क्योंकि एनी सीक्वेंस की बात है, क्योंकि कोई भी किसी एनी के लिए बात हो गई, आर्बिट्रेरी के लिए तो सबके लिए हो गई। फिर मैं ये साबित करूंगा कि जी वो एक ऐसा सीक्वेंस है जो उस पॉइंट पर कन्वर्ज कर रहा है जिस पॉइंट पे मैंने कंटिन्यूटी प्रूव करनी है। तो समहाउ अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि उस सीक्वेंस का जो इमेज सीक्वेंस बनेगा वो उस पॉइंट के इमेज को कन्वर्ज कर जाए जिस पॉइंट के ऊपर मैंने कंटिन्यूटी साबित करनी है, तो यहां से क्या साबित हो जाएगा कि जी कंटिन्यूअस है इस थ्योरम के मुताबिक। जैसे लेट सपोज यहां पॉइंट लेता हूं a नॉट x नॉट, इसके ऊपर कंटिन्यूटी को चेक करना है, तो मैं क्या करूंगा, वो कोई आर्बिट्रेरी सीक्वेंस चूज करूंगा f क्रॉस n के अंदर, जिसको a n x n का नाम दे दूंगा, ठीक है। अब जाहिर है ये एक सीक्वेंस बन गया, ठीक है, और ये किसको कन्वर्ज कर रहा है, इसको, ये मेरी असम्पशन है। अब समहाउ इस असम्पशन से अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि ये जो इमेजेस का सीक्वेंस बनेगा, ठीक है, ये किसको कन्वर्ज करता है, ये कन्वर्ज करता है g ऑफ a नॉट x नॉट को, तो ये थ्योरम जो है ये सेट बैठ जाएगा, ये फिट बैठ जाएगा, और वहां से साबित हो जाएगा कि इस पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूटी क्या कर रही है, होल्ड कर रही है। तो ये इसकी डिस्क्रिप्शन थी जो मैंने डिटेल में दे दी। ओके, तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं वेरी क्विकली। हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं इस थ्योरम का। बहुत सारे और भी आइडियाज आएंगे। बेसिकली 3-4 मुख्तलिफ चीजें जो हैं वो इसके अंदर शामिल हो रही होती हैं और बड़ा इंटरेस्टिंग एक सेटअप बन रहा होता है आपके पास। प्रूफ देखते हैं।
proof let A naught x naught belongs to F cross N be some arbitrary point of, ये कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट है किसका, डोमेन का, ठीक है, be some arbitrary point बता दिया तो अब इसकी जरूरत नहीं है आगे लिखने की, F cross N का है, डोमेन का कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लिया। हम ये प्रूव करेंगे कि G कंटीन्यूअस है इस पॉइंट के ऊपर, और क्राइटेरिया कौन सा यूज करेंगे, लैम्डा डेल्टा एप्सिलॉन वाला नहीं, बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू अप्लाई है इन दिस केस। हम सीक्वेंशियल क्राइटेरिया ऑफ कॉन्टिन्यूटी अप्लाई करेंगे, और सीक्वेंशियल क्राइटेरिया ऑफ कॉन्टिन्यूटी के अंदर क्या चीज देखेंगे कि अब हम कोई आर्बिट्रेरी सीक्वेंस लेते हैं जो किसको कन्वर्ज कर रहा है, इस पॉइंट को कन्वर्ज कर रहा है, और समहाउ ये प्रूफ करने की कोशिश करते हैं कि उस सीक्वेंस की जो इमेज सीक्वेंस बन रही है n के अंदर, अगेन n के अंदर, बिकॉज कोडोमेन f क्रॉस n डोमेन है और n क्या है, कोडोमेन है, वो जो इमेज सीक्वेंस बन रही है वो किसको कन्वर्ज कर रही है, इसकी इमेज को, g ऑफ a नॉट x नॉट, ठीक है। Let a naught x naught belongs to F cross N be some arbitrary point, and a n x n ब्रैकेट्स के साथ सीक्वेंस की नोटेशन इस्तेमाल करके be any sequence in F cross N converging to a naught x naught, ठीक है। सारी assumptions मैंने डिटेल में बता दी कि क्या करना है, क्यों करना है, कहां से घूम घूम के आना है, ठीक है। तो वो चीज होगी, एक आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया, जब कंटिन्यूटी चेक करनी है, सीक्वेंशियल क्राइटेरिया ऑफ कंटिन्यूटी लगानी है, तो क्या करोगे, कोई आर्बिट्रेरी सीक्वेंस ऐसा देखो जो उसको कन्वर्ज कर रहा हो, और साबित कर दो कि उसकी इमेज इसकी इमेज को क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है, ठीक है। सो दिस इज मैथमेटिकल आइडिया बिहाइंड ऑल दीज थिंग्स। अब हमारा टारगेट क्या होगा, टू प्रूव, बल्कि let us write it in order to prove that G is continuous at a naught x naught, G is continuous at a naught x naught, we must prove that G, इसकी जो इमेज सीक्वेंस बनेगी, G of a n x n varies from 1 to infinity, converges to the image of this point which is G of a naught x naught, ठीक है। This is the idea, this is we are to prove। तो कन्वर्जेंस की जब बात आएगी, बेसिकली F क्रॉस N, F फील्ड है, N नॉर्म स्पेस है, कोडोमेन नॉर्म स्पेस है, कोडोमेन की मेट्रिक का तो मसला ही कोई नहीं, नॉर्म इज अ मेट्रिक। जब आप डोमेन को देखते हो तो डोमेन इज अ कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऊपर जो मेट्रिक आती है वो दोनों जो आपके सेट्स यूज हो रहे होते हैं उनकी मेट्रिक के सम के तौर पे आप उसको लिखते हो, जैसे कि मैंने एक लेक्चर में डिटेल में बताया था कि व्हाट इज द प्रोडक्ट मेट्रिक एक्चुअली। तो हम उस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो फील्ड है वो या सेट ऑफ रियल नंबर्स है या सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, और दोनों के ऊपर क्या मौजूद है, मेट्रिक का नोशन मौजूद है, ओके। तो ये हमारा टारगेट है, ठीक है। तो हम एक्चुअली क्या प्रूव करना चाह रहे हैं, समहाउ ये मैं लिखता हूं कि ये कन्वर्ज कर रहा है किसको, G ऑफ a नॉट x नॉट। तो मैं एक्चुअली ये बताना चाह रहा हूं कि D ऑफ G ऑफ a n x n, G ऑफ a नॉट x नॉट, इसकी जो लिमिट है दिस इज इक्वल टू 0। यही कन्वर्जेंस की डेफिनेशन कहती है, ठीक है।
कन्वर्जेंस की डेफिनेशन यही है। अब आपके ज़हन में आ सकता है कि ये डी क्या चीज है, मैट्रिक्स का सेटअप तो मौजूद ही नहीं है, बट लकीली वी हैव, हमारे पास लकीली क्या चीज है कि ये एलिमेंट्स हैं कोडोमेन के और एन के ऊपर नॉर्म है और नॉर्म से एक मीट्रिक निकल रही है, तो हम उस मीट्रिक को यूज कर सकते हैं क्योंकि वहां पर जो रिजल्ट था वो मैट्रिक्स बेसिस के लिए था। ठीक है, तो समहाउ मैंने ये लिमिट जीरो लेकर आनी है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कैसे हम इस रिजल्ट को वेरीफाई करते हैं। कंसिडर d of g of a n x n g of a naught x naught is equals to, अब कौन सी d मौजूद है n के ऊपर अनलेस अदरवाइज स्टेटेड, वो कौन सी वाली है, वो नॉर्म है दोनों के डिफरेंस की। ओके, वो नॉर्म है दोनों के डिफरेंस की, g ऑफ a n x n माइनस g ऑफ a नॉट x नॉट इट इज इक्वल्स टू, अब g ऑफ a n x n डेफिनेशन के मुताबिक फंक्शन की कैसे डिफाइन है, a n x n माइनस a नॉट x नॉट। ओके, ये चीज आ गई। इट इज इक्वल्स टू, फर्दर कुछ प्लस माइनस करते हैं चीजें, ए एन एक्स एन प्लस ए नॉट एक्स नॉट माइनस ए नॉट एक्स एन माइनस ए एन एक्स नॉट प्लस ए नॉट एक्स नॉट माइनस ए नॉट एक्स नॉट प्लस ए एन एक्स नॉट और एट द एंड ये वाला ए नॉट एक्स नॉट। कुछ टर्म्स ऐड भी की हैं और कुछ उससे सब्ट्रैक्ट भी कर दी हैं, एक कुछ आइडिया बनाने के लिए। ओके, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू ए एन कॉमा एक्स एन माइनस एक्स नॉट प्लस, ये जमा तकरीब देख लीजिएगा कैसे वो फैक्टर बना के हो रहा है, ए नॉट इंटू एक्स नॉट माइनस एक्स एन प्लस ए नॉट इंटू एक्स एन माइनस एक्स नॉट प्लस ए एन माइनस ए नॉट एक्स नॉट। ओके, कीपिंग इट मोर सिंपल, आप क्या लिख सकते हो, ए एन एक्स, सॉरी इसके आप फैक्टर्स बनाए, ए एन माइनस ए नॉट इंटू एक्स एन माइनस एक्स नॉट, इन दोनों को कंबाइन कर लिया उसने, प्लस ए नॉट एक्स एन माइनस एक्स नॉट प्लस ए एन माइनस ए नॉट एक्स नॉट नॉर्म। ओके, ये आपके पास एक इक्वेशन टाइप बन गई। एक्चुअली मैं क्या चाह रहा हूं कि इस सिचुएशन की जो लिमिटिंग वैल्यू है वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ठीक है, जब आप n का लिमिट लो, तो पहले उस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा मैंने क्या कर लिया, बना लिया। अब यहां से एक काम और हो सकता है, यहां से आपके पास ये हो सकता है कि आप इसको क्या लिख सकते हो, अब नॉर्म है ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगेगी, तो ये आएगा ए एन माइनस ए नॉट एक्स एन माइनस एक्स नॉट प्लस ए नॉट एक्स एन माइनस एक्स नॉट प्लस ए एन माइनस ए नॉट एक्स नॉट। ओके, एंड अब देखिए ये फील्ड का एलिमेंट है क्योंकि ए एन पहला कोऑर्डिनेट आ रहा था तो वो फील्ड का था, और ये ए नॉट, ये दोनों एलिमेंट का जो डिफरेंस है ये एक फील्ड का एलिमेंट है। फील्ड का एलिमेंट मल्टीप्लाई हो रहा है वेक्टर से और नॉर्म के अंदर है, तो जब ये बाहर निकलेगा तो उसका मैग्नीट्यूड बनेगा और साथ क्या आ जाएगा, एक्स एन माइनस
एक्स नॉट। इसी तरीके से ए नॉट एक्स एन माइनस एक्स नॉट और यहां पर क्या आएगा ए एन माइनस ए नॉट और ये आ जाएगा एक्स नॉट के नॉट। ठीक है, फिलहाल आप इसको कह दो 1। तो आपने बेसिकली काम अपना यहां से शुरू किया हुआ है और आप इसको यहां तक 1 कह रहे हैं। ठीक है, अब मैं कुछ आइडियाज लगाना चाहता हूं जिससे मैं समहाउ क्या प्रूव करूं कि जब n अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को तो ये साइड 0 हो जाएगी, यानी कि लिमिट इस साइड की जो है वो लेस देन इक्वल टू 0 है। ऑब्वियसली बात है ये लेस देन 0 हो नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि थ्योरम मौजूद है कि अगर ये भी तो एक्चुअली एक सीक्वेंस ही बन रहा है ना, अगर आप गौर करें तो हमने एक थ्योरम पढ़ चुके हैं कि जब भी किसी सीक्वेंस की हर टर्म नॉन नेगेटिव हो तो उसकी जो लिमिट है वो भी क्या होती है, नॉन नेगेटिव होती है। ठीक है, तो क्योंकि ये 0 से छोटा हो नहीं सकता और 0 के अलावा कुछ और नहीं हो सकता तो ये फिर 0 ही आएगा, मगर कब, जब ये साइड 0 हो जाए। अब हम देखते हैं टेक्निकली। ओके, लेट्स सी। सिंस को आपने एक सीक्वेंस लिया था ए एन एक्स एन, ये कन्वर्ज कर रहा था किसको, ए नॉट एक्स नॉट को। ठीक है, ये कन्वर्ज कर रहा था ए नॉट एक्स नॉट को। तो इसका मतलब क्या है, और ये सीक्वेंस बेसिकली था कहां पर, ये एफ क्रॉस वी के ऊपर था। ठीक है, इसका मतलब तो ये हुआ कि आपके पास लिमिट n approaches to infinity d of a n x n comma a naught x naught। आप अच्छे से जानते हैं जब सीक्वेंस x n कन्वर्ज कर रहा होता है x को तो d of x n x और लिमिट के साथ ये आंसर कितना आता है, 0 को के इक्वल आता है। तो यहां पर वो x n की जगह a n x n था और यहां पे वो कन्वर्ज कर रहा है तो ये लिमिट कितनी है, 0 के बराबर है। ठीक है, यहां से क्या आइडिया हो गया आपको। अब ये d बेसिकली कौन सा है, ये d है, आप इसको d स्टार कह दो। ठीक है, d स्टार क्यों कह दिया, क्योंकि ये प्रोडक्ट मैट्रिक वाला है, ये डोमेन की मैट्रिक वाला d लगेगा क्योंकि ये सीक्वेंसेस डोमेन के अंदर है a n x n वाला। ठीक है, इट इंप्लाइज लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, दिस इज व्हाट। अब ये पहला एलिमेंट f का, दूसरा एलिमेंट v का, फिर पहला एलिमेंट f का, दूसरा एलिमेंट v का। तो जब मैट्रिक ब्रेक होती है प्रोडक्ट की लेते हुए तो क्या करते हो, पहले दोनों भी चूज कर लोगे और d1 से मुराद f की मैट्रिक है और f क्या हो सकता है, या r या c प्लस d2 ऑफ xn x नॉट एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो लिमिट हो रही है, सम हो रहा है, तो आप यहां से क्या आइडिया हो सकता है, इट इंप्लाइज व्हाट, कि लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। अब देखिए d1 बेसिकली क्या है, या r की मैट्रिक होगी या c की, और दोनों की मैट्रिक मॉडुलस से आती है, तो एक्चुअली इट इज an माइनस a नॉट, और दूसरी वाली क्या है, xn और x नॉट, वो वेक्टर्स की मैट्रिक है, यानी कि नाम के एलिमेंट के नाम के अंदर xn जो सीक्वेंस आएगा। देखिए जब an xn सीक्वेंस ये कहां पे बन रहा है, ये an xn सीक्वेंस f क्रॉस v में बन रहा है, तो ऑब्वियसली ये an सीक्वेंस f में बन रहा है और xn सीक्वेंस v में बन रहा है, या अगर आपने इसको n कहा हुआ है तो n के अंदर बन रहा है। ओके, और ये d2 ऑफ xn x नॉट क्या आएगा, d2 बेसिकली नॉर्म यूज हो जाएगी क्योंकि जो n के ऊपर मैट्रिक है वो कौन सी है, नॉर्म वाली है, नेचुरल वे में जो आ रही है, xn माइनस x नॉट इज इक्वल टू 0।
अब इसको सम करें, लिमिट अप्लाई होगी ए एन माइनस ए नॉट प्लस लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी एक्स एन माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू 0। एक चीज कंफर्म है कि ये दोनों लिमिट्स जो हैं ये बेसिकली क्या है, इनको क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, बेसिकली इन पे लिमिट अप्लाई कर रहे हो। अब ये दो चीजों का सम 0 हो रहा है, तो यहां से क्या इंप्लाई हो जाएगा, इट इंप्लाइज लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी ए एन माइनस ए नॉट, ओके, इज इक्वल्स टू 0 एंड लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी एक्स एन माइनस एक्स नॉट इज इक्वल्स टू 0। ये भी 0 आ गया और ये भी 0 आ गया, इसको 2 कह दें और इसको आप 3 कह दें, ठीक है। दो नॉन नेगेटिव चीजों का सम 0 होता है तो इसका मतलब दोनों क्या है, 0 है, एग्जैक्टली। अब अगर मैं 1 के अंदर लिमिट अप्लाई करूं, जब मैं लिमिट अप्लाई करूंगा तो ये टर्म भी 0 होगी इसकी वजह से, और ये टर्म भी 0 होगी 3 की वजह से, और चलो ये तो एक भी 0 हो जाता तो काम चल रहा था, दोनों ही हो रहे, ये 0 हो जाएगा इसकी वजह से, और आपके पास ये भी 0 हो जाएगा इसकी वजह से। इसका मतलब तीनों फैक्टर्स क्या हो गए, 0 हो गए लिमिट अप्लाई करने के बाद। तो आपको क्या पता चला कि वो जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड थी जहां पर आपने वो सिचुएशन कंस्ट्रक्ट की हुई थी, वो अंडर द लिमिट 0 के बराबर आ गया। तो वो जब 0 के बराबर आ गया तो वो जो सीक्वेंस था इमेजेस का, वो ए नॉट एक्स नॉट के इमेज को कन्वर्ज कर गया। तो अब हम क्या लिख सकते हैं यहां से, अप्लाइंग लिमिट as n tends to infinity on both sides of 1, तो आपको क्या मिल जाएगा, नॉर्म g of a n x n माइनस g of a नॉट x नॉट को d के साथ बेशक लिख दे, इसकी जो लिमिट है लेस देन और इक्वल्स टू, यहां पे सारी जो लिमिट अप्लाई होगी मैंने करके बताया वो क्या हो जाएगी, 0। अब ये नेगेटिव हो नहीं सकती लिमिट, दिस इज इक्वल्स टू लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, आपके पास क्या बनेगा, g ऑफ a n x n माइनस g ऑफ a नॉट x नॉट इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये सीक्वेंस की कन्वर्जेंस की डेफिनेशन पूरी हो गई। इसका क्या मतलब है कि g ऑफ a n एक्स एन की वेरिएशन 1 से इंफिनिटी, ये कन्वर्ज कर गया किसको, g ऑफ a नॉट एक्स नॉट, ठीक है। तो यहां से क्या आइडिया, हमने क्या चीज देखी, हमने देखा कि सीक्वेंशियल क्राइटेरिया जो है वो पूरा हो चुका है, यानी जिस आर्बिट्रेरी पॉइंट के ऊपर मैंने फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी थी, स्केलर मल्टीप्लिकेशन की कंटिन्यूटी चेक करनी थी, उसके अगेंस्ट मैंने एक आर्बिट्रेरी सीक्वेंस लिया और साबित कर दी, और आर्बिट्रेरी सीक्वेंस लिया जो उसको कन्वर्ज करता था, और साबित कर दिया कि उसकी इमेज सीक्वेंस जो है वो a नॉट x नॉट जो कि पॉइंट चूज किया गया था आर्बिट्रेरी, उसकी इमेज को क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है। सो इट मींस सीक्वेंशियल क्राइटेरिया इज वेरीफाइड, इट इंप्लाइज लिख दें, सो सीक्वेंशियल criteria of continuity is verified, it implies G is continuous at a naught x naught. Since a naught x naught is arbitrary, so G is continuous on the entire domain which is f cross n या f cross p. That is the theorem for today. Hopefully आपने बहुत ज्यादा एंजॉय किया होगा इसको, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग, और इसके अंदर न जाने कहां से चीज घूम के जो थी वो अप्लाई हो रही थी। बज़ाहिर
लग नहीं रहा था कि कोई इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस के साथ होगा, लेकिन इसके अंदर कॉन्सेप्ट्स बहुत डिटेल के साथ जो है वो इन्वॉल्व किए गए हैं. Hopefully you have enjoyed the lecture. Thank you so much. Stay tuned to my channel. Keep subscribing.